अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी क्यों होती है? लॉ के बिना ना कोई टैक्स ना कोई सेस, ये लिया ही नहीं जा और सकता। क्या लॉ में डिफाइंड होता है कि वो टैक्स कितना लिया जा सकता है? ये भी उसमें डिफाइंड होता है। नमस्कार, मैं ध्रुव प्रहरी अभिलेख की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ का 3rd एपिसोड लेके, और एक बार फिर एडवोकेट डॉक्टर राजीव मेजर हमारे साथ हैं हमको गाइड करने के लिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर इतना अच्छा रिस्पांस और इतना इंटरेक्ट करने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं आपकी बातचीत। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे, जिस पे हमारी बात हुई लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में। तो इस दौरान बहुत से मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल्स भी आए, जहाँ लोगों ने ये कहा कि सर ये बहुत ओवरलैपिंग दिखती है और ये क्लैरिटी नहीं है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि शायद जिस तरह की हम बातें सुनते हैं हमारे नेताओं से, जो वो बातें करते हैं, तो उनको भी बड़ी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस मुद्दे पे स्टेट को ब्लेम करें और किस मुद्दे पे सेंटर को ब्लेम करें। तो मैं चाहूँगा वहाँ से क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ें फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स पे, क्योंकि वो भी आजकल ऐसे बयान आते हैं डिफरेंट स्टेट हेड्स के जो ब्लेम करते हैं सेंटर को फॉर कि वो जी डिक्टेट कर रहे हैं या कुछ। तो वो एक मेरे को लगता है हमारे दर्शक बहुत इच्छुक रहेंगे एंड देयर विल बी क्यूरियस कि वो जानें कि यार एक्चुअली क्या है फाइनेंशियल स्टेटस और कितना सही है और कितना गड़बड़ है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ हमको इस पे थोड़ा बताइए। गर्ग जी, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशन के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन है सेंटर और स्टेट में, वो है फाइनेंशियल रिलेशनशिप। और संविधान के अध्याय 12 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 292 तक जी, इसमें पूरी व्याख्या है कि वास्तव में संघ का और राज्य का फाइनेंशियल ढांचा क्या होगा और उनका इंटरेक्शन आपस में किस प्रकार होगा। थोड़ा सा मैं कुछ एक बेसिक चीज़ें पहले आपको बता दूं कि संविधान का जो आर्टिकल 264 है 264, वो ये कहता है कि भारत में एक फाइनेंस कमीशन होगा जी। और इस फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान की धारा 280 के अनुसार किया जाएगा जी। इसका मुख्य कार्य ये है कि फाइनेंस कमीशन संघ की भी और सभी राज्यों की भी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट को कि कहाँ पे हमें क्या करना है जी। बिना फाइनेंस कमीशन के एनालिसिस के सरकार ये जान नहीं पाती कि वास्तव में फाइनेंस के क्षेत्र में उनको करना क्या है जी। तो सेक्शन 280 के अनुसार सेक्शन 264 के अंडर एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। ये एक प्रावधान है पहला। दूसरा है सेक्शन 265। भारत में और भारत के किसी भी राज्य में तब तक कोई कर नहीं लग सकता जब तक उसके पास कोई लॉ की अथॉरिटी ना हो। बिना किसी लॉ की इनेक्टमेंट के भारत में किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता, ना किसी राज्य के द्वारा ना किसी संघ के द्वारा। सो इनेक्टमेंट ऑफ लॉ ये जरूरी है किसी भी कर को एकत्रित करने के लिए। अब तीसरा जो प्रावधान है बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन 266 जी। सेक्शन 266 में उन 2 फंड्स का जिक्र है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और संघ के पास भी होते हैं जी। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक बड़ा पॉपुलर शब्द है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जी। और दूसरा है पब्लिक अकाउंट यानी पब्लिक फंड। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये कोई भी राज्य या संघ इकट्ठा करता है लोन के आधार पर, जो प्रतिभूतियों के बदले वो लोन इकट्ठा करता है जी। या बाद में रिपेमेंट ऑफ लोन उनको होती है, उससे एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बनता है। संविधान का आर्टिकल 114(3) ये कहता है कि इस फंड की जो डिस्पर्समेंट है, किसी को अगर देना हो इसमें से कुछ, आप तब तक नहीं दे सकते जब तक कि इसकी आप कोई लॉ इनेक्टमेंट नहीं करते, इसका कोई लीगल प्रोसीजर नहीं बनता जी। ये तब तक ये संभव नहीं है स्टेट के लिए भी और आपके
संघ के लिए भी। इसमें डॉक्टर साहब मैं जिस तरह समझ पा रहा हूँ, मतलब किसी भी तरह का फाइनेंशियल जो पैसा सरकार लेती है किसी भी शेप में, किसी भी हेड के अंडर, तो इसका मतलब उसका लॉ होना जरूरी है। लॉ होना जरूरी है, बिल्कुल। जैसे अभी गाय के लिए एक सेस लिया जाता है, तो इसका मतलब उसका लॉ बना होगा पहले। जैसे उस सरचार्ज पहले वो लॉ बनेगा पार्लियामेंट में, फिर इसको सरचार्ज काउ सेस कहा जाता है। जी जी, तो उसका लॉ बना होगा तब वो होगा। लॉ के बिना ना कोई टैक्स ना कोई सेस, ये लिया ही नहीं जा और क्या लॉ में डिफाइंड होता है कि वो टैक्स कितना लिया जा सकता ये भी उसमें डिफाइंड होता है जी, ये भी डिफाइंड होता है कि कितना सेस लगेगा, कितना टैक्स होगा। और ये स्टेट और सेंटर दोनों पे बाध्य है? दोनों पे बाध्य है ये जी। हाँ, दोनों गवर्नमेंट पे बाध्य है। तो मैं जो बात कर रहा था कि एक हो गया कंसोलिडेटेड फंड, जो प्रतिभूतियों के बदले लोन और उसकी लोन की रिपेमेंट के आधार पर इकट्ठा करते हैं राज्य सरकारें भी और संघ भी। एक है आपका पब्लिक फंड, जिसको पब्लिक अकाउंट भी हम बोल देते हैं जी। अब इनके अलावा जो भी रिसीप्ट करेगी गवर्नमेंट, चाहे वो संघ सरकार करेगी चाहे वो आपकी राज्य की सरकार करेगी, वो पब्लिक फंड में पैसा जाएगा जी। और पब्लिक फंड से पैसा भी एक लीगल प्रोसीजर के तहत ही निकलता है जी। और सेक्शन 267 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कहता है कि हर सरकार एक कॉन्टीजेंसी फंड भी क्रिएट करेगी जो अनफोर्सीन खर्चों के लिए होता है जी। चाहे डिजास्टर के लिए हो जाए, चाहे कोई और अनप्लान्ड खर्चे अचानक से गवर्नमेंट को पड़ जाएं, ये एक कॉन्टीजेंसी फंड जो है ये क्रिएट किया जाएगा, ये संघ द्वारा भी और राज्य द्वारा भी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो संघ का कॉन्टीजेंसी फंड होता है ये राष्ट्रपति की डिस्पोजल पे होता है और स्टेट का होता है गवर्नर की डिस्पोजल पे जी। सेक्शन 100 और 115 और 116 के तहत ये जो कॉन्टीजेंसी फंड है ये डिस्पोजल है राष्ट्रपति की, और आर्टिकल 215 और 216 जो है यहाँ पे स्टेट के फंड के लिए डिस्पोजल है गवर्नर की। ये चार चीज़ें महत्वपूर्ण थी पहले, एक फाइनेंस कमीशन का गठन, दूसरा किसी भी कर को लेने के लिए इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, दूसरा कॉन्टीजेंसी और पब्लिक फंड, और चौथा आपका कॉन्टीजेंसी फंड। जी। इसको बोले बिना या कहे बिना हम स्टेट और संघ के फाइनेंशियल रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ उस विषय पर कि कौन कर जो है वो इकट्ठा करता है, कौन कर लगाता है। कई प्रकार के कर जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं कि राज्य सरकारें लगाती हैं, कुछ केंद्र सरकारें लगाती हैं। तो पहला है आपका सेक्शन 268 जी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें ऐसे टैक्स जो लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और इनकी अपोर्शनमेंट भी स्टेट ही करता है। ये है जैसे आपकी स्टाम्प ड्यूटी है। ओके। अब ये ड्यूटी जो है ये लेवी तो लगाता तो है सेंटर, लेकिन इसकी कलेक्शन कौन करता है? स्टेट करता है, और स्टेट ही इसकी अपोर्शनमेंट भी कर देता है जी। और ये भी एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप होगी इनकी। एक है सेक्शन फिर 269। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं श्रोताओं और अपने बेनिफिट के लिए जानना चाहूँगा, तो इसका मतलब जो हम स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड है, और उसका कलेक्शन करेगा स्टेट क्योंकि स्टेट में ही वो काम होंगे जो जुडिशियल वगैरह, तो जी जी कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करे। तो इसमें एक सवाल जो मेरे जहन में भी आ रहा है वो ये आ रहा है कि फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टैंप ड्यूटी क्यों होती है? देखिए कुछ एक चीज़ें जैसे खास करके रेवेन्यू लॉज अपने अपने होते हैं। ओके। रेवेन्यू लॉज अपने अपने होते हैं और रेवेन्यू ड्यूटीज़ भी स्टेट की अपनी होती हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं जुडिशियल पेपर और नॉन जुडिशियल पेपर को। स्टाम्प भी दो तरह के होते हैं, जुडिशियल स्टाम्प पेपर और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जी। तो वहाँ पे एक फ़र्क है जी, वहाँ पे फ़र्क है, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी सेंटर की तरफ से लगती है वो एक ही होती है सभी स्टेट्स में, और उसकी कलेक्शन करती सभी स्टेट में एक जैसी लगती है, और कलेक्शन करती है स्टेट और लगाता उसको सेंटर है। ठीक है। एक है फिर आगे सेक्शन 269 के अंतर्गत जी। जब से जीएसटी लगा इस टैक्स का दायरा बहुत कम हो गया जी। ये था आपका सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एक्ट, ये अब बहुत कम है। अब 3 ही ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जीएसटी नहीं लगा। एक तो है आपके पेट्रोलियम उत्पाद जितने भी हैं जी। उन पे जीएसटी नहीं है। एक ह्यूमन कंजम्पशन जितनी भी है उस पे जीएसटी नहीं है।
तीसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी जीएसटी नहीं है, इस पे अभी पुराना ही टैक्स लगता है। ओके। तो ये जो टैक्स है दैट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इवन, Okay. बट अपोर्शन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके। ठीक है, तो सेक्शन 268 में लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अपोर्शन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 269 में लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इवन कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट अपोर्शन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये एक दूसरा फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। तीसरा जो रिसेंटली जीएसटी आने के बाद शुरू हुआ दैट इज अंडर सेक्शन 270, ये जीएसटी है। ओके। अब ये जो है कलेक्शन एंड लेवी सारा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और अपोर्शनमेंट भी इसकी किसके पास है, सेंट्रल के पास है। और ये या तो एक लीगल प्रोसीजर के तहत जो है स्टेट्स को दिया जाता है, ठीक एक है। लीगल प्रोसीजर है उसका, उसके कुछ नियम हैं, उसकी लॉ की इनेक्टमेंट के बिना ये इसकी अपोर्शनमेंट होती नहीं है। जी। ये है सेक्शन 270। सो तीसरा हो गया हमारा, कलेक्शन भी सेंटर करेगा, लेवी भी सेंटर करेगा और उसकी बांटेगा भी आगे सेंटर बांटेगा। उसके बाद फिर एक आता है हमारा जिसकी अभी आप बात कर रहे थे 271 सेक्शन में, दैट इज सेस। चाहे कौ सेस है चाहे एजुकेशन सेस है, ये टैक्स पर एक अतिभार होता है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनकम टैक्स इकट्ठा करते हैं पूरे इंडिया में और इनकम टैक्स पर एजुकेशन सेस है 4%। जी। सो इनकम टैक्स जाता है सारे का सारा यूनियन गवर्नमेंट को, बट जो एजुकेशन सेस है वो जाता है सारा स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि एजुकेशन जो है वो मोस्टली किसका विषय है, स्टेट का है। तो इस प्रकार ये 271 सेक्शन के अंडर इनेक्टमेंट करके ही आप सेस लगा सकते हैं। ओके। तो जो आपके पहले आपका जो प्रश्न था कि कोई भी टैक्स कोई भी सेस विदाउट इनेक्टमेंट ऑफ लॉ वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना संघ द्वारा ना किसी राज्य के द्वारा। जी। और अब इसी फाइनेंशियल रिलेशन में सबसे महत्वपूर्ण जिसमें मुझे लगता है हमने शुरू में बातचीत की दैट इज सेक्शन 275(1). सेक्शन 275(1) पर हम चर्चा कर भी चुके हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर यह तय किया जाता है कि अगर कोई स्पेशल ग्रांट किसी स्टेट को देनी है, खास करके उन स्टेट्स को जिसका एक्सपेंडिचर इनकम के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो, तो उसके वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए तो वो सेक्शन 275 और 1 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिया जाता है। तो उस दिन भी हम ये जो पहले बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अभी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ साथ दिमाग में कुछ सवाल आते रहते हैं। अब अगर हम सेक्शन 275(1) के हिसाब से फाइनेंशियल कमीशन के हिसाब से प्री डिसाइडेड होगा कि किस स्टेट को कितना देना है, तो ये जो हमारे मंत्री या हमारे नेता जाके डिक्लेयर कर देते हैं पैकेजेस, तो ये कहाँ से प्रोविजंस आते हैं? क्योंकि उसमें फाइनेंशियल कमीशन तो है नहीं, वो तो एक इलेक्शन के लिए शायद बोला जाता होगा। अगर संविधान ये बोलता है कि फाइनेंशियल कमीशन डिसाइड करेगा, तो ये जो स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करते हैं, रैलीज एमएलए एंड मिनिस्टर वगैरह करते हैं, या कई बार स्टेट इलेक्शंस में हमने सुना है कि घोषणा होती है चाहे चुनावों के दौरान हो, तो इनका औचित्य फिर क्या है? देखिए, जो फाइनेंस कमीशन है वो तो ये तय करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कितनी ग्रांट दी जाएगी। ये जो दूसरा आप प्रश्न कर रहे हैं, वास्तव में स्टेट के जो अपने फंड होते हैं और मिनिस्टर को जो एलोकेशन हो चुकी होती है जी, उसके आधार पर ये मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं जाकर के कि हम आपको इस कार्य के लिए इतना पैसा देंगे। बाद में उसमें ऑलरेडी या तो बजट में प्रावधान होते हैं या अगले साल उसमें बजट में प्रावधान किया जाता है। तो वो एक डिफरेंट मैटर है जी, डिफरेंट मैटर है। विद इन स्टेट एक आदमी इम्पावर्ड है कुछ डिक्लेरेशन करने के लिए, चाहे उसकी नेचर फाइनेंशियल हो चाहे उसकी नेचर पॉलिटिकल हो। ओके। तो वो एक मिनिस्टर को ये पावर है और उसके पास अपना एक फंड होता है, डिपार्टमेंट का फंड होता है, जिसको उन्होंने डिसाइड करना होता है सेक्रेटरी के साथ मिलकर के कि हम कहाँ पे कितना खर्चेंगे। उस बेस पर वो डिक्लेयर कर देते हैं। हर बात में फाइनेंस कमीशन इंटरवीन नहीं करता। ओके। फाइनेंस कमीशन इंटरवीन करता है एनालिसिस करना, एनालिसिस करके ये देखना कि इस स्टेट को ज़रूरत है अनुदान की या नहीं है,
या कितने पैसे की ज़रूरत है, वो सेंटर से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके लिए किस लीगल प्रोसीजर के तहत दिया जाएगा, क्या इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी, वो फाइनेंस कमीशन जो डिसाइड करेगा। ये जो दूसरा पहलू है, ये तो एक स्टेट में एक जो एम्पावर्ड व्यक्ति है उसकी पब्लिक डिक्लेरेशन जो है उस पर उसकी कोई इंटरवेंशन होती नहीं है। पर ये भी फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो जाए, ये प्रोविजन हो उसका, वो किया जा सकता है बट वो बाध्य नहीं है। हाँ, वही ना आपका प्रश्न, ये फाइनेंशियल कम है पॉलिटिकल ज़्यादा है, और वास्तव में होता ऐसे ही है। नहीं, होता ऐसे ही एक्चुअली है। वही सवाल एक आम नागरिक की तरह आ रहा है दिमाग में कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे वाक्य, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट, तो मैं पर्टिकुलर इंस्टेंसेस नहीं बोलना चाहता, बट आमतौर पे हम देखते हैं कि खूब बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं एंड देन गॉड नोज वो पूरे होते भी हैं कि नहीं। और अगर हमारा संविधान प्रोसेस बता रहा है तो वो कितना उस प्रोसेस पे और कितना उस प्रोसेस से इधर उधर है, ये समझना चाह रहा हूँ। Somehow this kind of financial declaration become political slogan to attract the public जी, to vote for a particular party। तो ये तो एक अलग विषय है, ये प्रॉब्लम है, उसमें लोग डिक्लेयर करके भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। तो जब वो विषय आएगा तब उस पर भी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये गर्ग जी हमारा एक फाइनेंशियल ढांचा और हमारी फाइनेंशियल रिलेशनशिप है पूरे संघ की और राज्य की। जी, ये मुख्य बिंदु जो जिस पर मैंने चर्चा की कि ऐसे टैक्स जो लगाता सेंटर है, कलेक्ट सेंटर करता है, बांटता स्टेट को है, कुछ ऐसे टैक्स हैं जो अपनी मर्जी से वो नहीं बांटता, कलेक्ट करके स्टेट उनको दे देती है। तो 4-5 ये मुख्य बिंदु है, उसके साथ जुड़ता है ये ग्रांट, जो स्पेशल ग्रांट का मुद्दा है सेक्शन 275 के जी। अंदर। इसमें डॉक्टर साहब पिछले 4-5 साल में बड़े सारे बार, अगेन इट इज़ फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो आता है, कि अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने बोला है कि उनको उनके शेयर ऑफ पर्टिकुलरली GST और ये वो, क्योंकि सेंटर ने वो बांटने हैं, टाइम पे नहीं मिले, एंड सेंटर कहता है कि हम पैसा इसलिए नहीं दे रहे कि स्टेट को जैसे हम चाहते हैं वैसे पैसा खर्च नहीं रहा। तो अब जैसे ये समझ आया कि फाइनेंशियल रिलेशन है क्या, पर क्या उसमें हक है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को टू फाइट फॉर देयर मनी? क्या उसमें कोई टाइमलाइंस दी हुई हैं या वो गुडविल पे छोड़ दिया है? इस दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली। कई बार तो सेंटर फंड देते समय ये भी साथ में कहता है कि हमारी कंडीशन क्या है इसको खर्च करने की। जी, अगर वैसा ना खर्चे तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट माना जाता है। जी, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि अगर अनप्लान्ड खर्चों के कारण किसी स्टेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है तो उसका फिर सेंटर जिम्मेवार नहीं होता। सेंटर तो जिम्मेवार होगा जिस स्टेट के लिए, जिस स्टेट में एक्सपेंडिचर इनकम से बहुत ज़्यादा है उसके लिए, या फिर वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, उसमें कुछ ना कुछ अनुदान देते जरूर है, वो कम दिया ज़्यादा दिया वो फिर एक पोलिटिकल इशू है। जी, है ना। अब जैसे आपको थोड़ा याद होगा जब पंजाब में मूवमेंट चल रहा था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो पंजाब को सिक्योरिटी पर बड़ा खर्च करना पड़ता था। जी, तो बहुत सा पैसा सेंटर ने पंजाब को दिया था एक लोन के रूप में। जी, कुछ अनुदान भी था, कुछ लोन भी दिया था। और वो लोन जाकर के कब माफ़ हुआ? फिर जब गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया, क्योंकि पंजाब से थे, उन्होंने उस सारे के सारे लोन को माफ़ कर दिया था। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भी ये इस फाइनेंशियल रिलेशन के अनुसार हम लोग चलते हैं। इसमें कितनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, क्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है व्यक्तियों की, संगठनों की, पॉलिटिकल पार्टियों की, वो एक अलग विषय है। लेकिन संविधान हमें इस फाइनेंशियल ढांचे की अप्रूवल देता है, इसी के अनुसार हम आगे चलते हैं। ठीक है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम संविधान के उस पक्ष पे बात कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, तो संविधान में कोई क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स, इस चीज़ का भी वर्णन कहीं आता है? अपेरेंटली तो वो नहीं दिखता, पर क्या कहीं उन्होंने इसका उल्लेख किया कि नहीं? उसमें तो ये भारत का नागरिक, उम्र है 35 साल, पढ़ाई की तो कोई बात है नहीं। वो एक अलग विषय है कि कौन कौन इलेक्शन लड़ सकते हैं, कौन किस लेवल पे जा सकता है। ये एफिडेविट भी लिए जाते हैं जब लोग वहाँ जाते हैं। कईयों ने तो एफिडेविट भी गलत दिए हैं, एक एफिडेविट में कुछ लिखा, अगली बार कुछ लिखा। ये ऐसी तो हमारा संविधान इस पे मौन है। संविधान तो एक व्यवस्था देता है ना। अच्छा। उस व्यवस्था को लागू कौन करेगा वो एक अलग विषय, वो सिस्टम है ना, वो जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वो करेगा उसको।
सो हमारे संविधान में पॉलिटिकल सेटअप क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। पॉलिटिकल सिस्टम ये तो लिखा है, लेकिन उस पॉलिटिकल सिस्टम को कोई एक्सप्लॉइट करेगा या नहीं करेगा उस पर चेक एंड बैलेंसेस भी हैं जी। लेकिन मैं ये इतना ढीला सा रवैया है हमारे लोगों का, खास करके हमारे नेतृत्व का, कि वो संविधान के प्रोविजन को सही ढंग से लागू करते ही नहीं हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। जैसे मैं अभी हम थोड़ा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए एक और विषय की ओर ले जाना चाहते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप भी है, लेकिन विषय बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बाद हमारे पास एक और प्रोविज़न है जी संविधान में, वो है इमरजेंसी प्रोविजंस जी, जिसके आधार पर आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन को उसको टच किए बिना आप डिफाइन नहीं कर सकते पूरा कि भी क्या हमारा वास्तव में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है। अब इमरजेंसी प्रोविजन जो लागू होते हैं वो 352 से लेकर ये 360 तक जाते हैं संविधान के, और इसमें से दो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को समझने के लिए। और गर्ग जी आप हैरान होंगे कि आर्टिकल 356 को इतना एक्सप्लॉइट किया गया है पॉलिटिकल एनिमिटी को आधार बना करके जी इंडिया में। ओके कि आप ये देखेंगे कि अभी अब जो बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है, यहाँ पे तो सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन फिर बचा ही नहीं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 356 में ये पावर है कि अगर गवर्नर ये लिख के भेजता है प्रेसिडेंट के पास कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हैं और मशीनरी जो है वो स्टेट की काम नहीं कर रही है, कुछ भी हो सकता है, या किसी एग्रेशन के कारण या गृह युद्ध के कारण, तो जो सेंटर है वो पॉलिटिकल इमरजेंसी थोप सकता है स्टेट के ऊपर। वो उन परिस्थितियों में है जब स्टेट की मशीनरी रन ना हो पाए। लेकिन हिंदुस्तान में आज तक सबसे ज़्यादा अगर किसी संविधान के प्रोविज़न का दुरुपयोग हुआ वो आर्टिकल 356 ही है। पॉलिटिकल एनिमिटी के कारण राज्य सरकारें तोड़ी गई और 134 बार जी इस 356 का प्रयोग इंडिया में हुआ दूसरी सरकार को गिरा, दूसरी सरकार को। और सबसे पहले कब हो गया था? आज़ादी के 5 साल बाद ही 1952 में पंजाब की सरकार गिराई गई थी। अच्छा जी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि केरला में भी ये हुआ कि 1977 में जब पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी और होम मिनिस्टर बने चरण सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोरारजी देसाई थे, 77 से लेकर 80 तक वो सरकार चली। उस समय 12 ऐसी स्टेट थी जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी जी। तो 1977 से लेकर 1980 तक इसलिए उन सरकारों को गिरा दिया गया क्योंकि यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ एमपी जो है वो जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। अब आपको कोई अधिकार नहीं, आप पॉलिटिकल बेस खो चुके हैं, मासीज आपके साथ नहीं हैं, इसलिए हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। और तोड़ दिया उन सरकारों को, जबकि मेजॉरिटी असेंबली में कांग्रेस की थी। तो 12 राज्य की सरकारें तोड़ी गई सिर्फ उसके का पीछे ये नहीं कोई मशीनरी फेलियर था, कोई गृह युद्ध भी नहीं था, ये आधार बनाया गया कि आपके पास अब मासिस की सपोर्ट नहीं है कि लोग तो हमारे साथ हैं। तो 12 सरकारें तोड़ दी गई। और जब 1980 में जनता पार्टी की सरकार हटी और कांग्रेस की सरकार आई, देन टिट फॉर टैट, उन्होंने जनता पार्टी की स्टेट की 9 चुनी हुई सरकारों को तोड़ दिया इसी बेसिस पे कि अब आपके पास भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो मजाक बना लिया। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि भी संविधान कुछ और कहता है कि यदि मशीनरी फेलियर हो जाए जी, वो मशीनरी फेलियर नहीं, वो पॉलिटिकल एनिमिटी के कारण ही उन सरकारों को गिरा दिया गया। देन 92 में जब अयोध्या आंदोलन चला, आपकी ये हिमाचल की सरकार शांता कुमार जी की गिरी, इसी बेस पर मेजॉरिटी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने सपोर्ट कर दिया और सेंटर नहीं चाहता था कि ये अयोध्या के आंदोलन को सपोर्ट करे, सरकार गिरी। कुल मिलाकर के 134 बार आज तक ये प्रयोग हुआ। और इसके में कमी कब आई जा करके, इन 1994 SR बोम्मई जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि भी इसकी व्याख्या ढंग से की जाए। ये तो एक बहुत ही गलत तरीके से मिसयूज करने वाला प्रोविज़न बन गया, इसकी व्याख्या की जाए कि किन परिस्थितियों में ही आप सरकार गिरा सकते हैं। तब जाकर के इसमें कुछ कमी आई। और एक और बड़ा हास्यपद किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि 1983 में NT रामाराव की आंध्रा की सरकार, जिसके पास
70% एमएलए उसके साथ थे। तो वहाँ के गवर्नर बने हमारे हिमाचल से रिलेटेड थे पुराने सीएम रामलाल जी। Okay. उन्होंने जाते पहले ये काम किया कि इंदिरा गांधी के कहने पे सरकार गिरा दी। और वहाँ से क्या उन्होंने एरोप्लेन में सारे लोग एमएलए डाले और दिल्ली जाके परेड करवा दी और फिर सरकार को बहाल करना पड़ा। देन गवर्नरशिप गई। अच्छा, तो ऐसी ऐसी इंसिडेंट हुई हैं इंडिया में। लेकिन 1994 के बाद एसआर बोम्मई और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस के बाद इसमें कमी आई। अब काफ़ी कमी देखने में आई, लेकिन वो इससे पहले बहुत ज़्यादा इस प्रोविज़न को पॉलिटिकल एनिमिटी के लिए यूज़ किया गया। तो एक साथ में इसके साथ लगता और है जिसका आज हमें खतरा नजर आ 360 है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। जी, कि अगर किसी स्टेट के पास इतने सोर्सेज नहीं बचते कि उसका फाइनेंशियल ढांचा रन ना कर सके स्टेट को, तो सेंटर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारी पावर अपने हाथ में ले सकता है। और थैंक गॉड कि ये अभी 360 आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ इंडिया में। जी। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी लग रही हैं कि शायद हिमाचल में कहीं ये यूज़ ना हो जाए। हाँ, मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था, आपने वहाँ स्पेसिफिकली कहा कि हो सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के स्टेट गवर्नमेंट को रन ओवर कर दिया जाए। चलिए, हम तो यही कह सकते हैं जी कि जो संविधान समझे, और हमारे प्रयत्न भी है कि आम जनता तक समझ आए कि हमारा संविधान कहता क्या है, और हमको समझ आए कि ये पॉलिटिकली, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के, बिना पॉलिटिशियंस के, बिना पॉलिटिकल पार्टी के देश चल नहीं सकता। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और हमारा प्रयत्न भी ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो हमारी सीरीज़ है, हम आप तक पहुंचा पाएँ कि एक्चुअली हमारा संविधान बोलता क्या है और उस हिसाब से चलें।